बजाते रहो, बाद में कुछ नहीं रहता बजाने का। हाँ, ये तो भपकी है, एक दूसरे की तारीफ करते हैं, आपस में आदत रहती, सेटिंग रहती है। मैं 4-5 आदमियों को पैसे भी दिए थे फूल माला लाने को, पता नहीं पैसे भी गए माला भी गई। मैंने कहा जब मैं आऊँ तो डाल देना बीच में, किसको क्या पता क्या है। हकीकत बात यह है साहब कि सबसे पहले तो ये जो आयोजन रखा है नेशनल स्कूल के पंकज पोद्दार जी और अग्रवाल साहब और 2-3 नाम और हैं, उन सबको मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ये इतनी बढ़िया महफिल सजाई। ले जाओ, अपना ही बच्चा अपने साथ ले जाने में कोई परेशानी नहीं। हाँ, जब मेहनत की है तो मेहनत का फल भी तो खुद ही करेंगे। उनके लिए 4 पंक्तियाँ। पहले वो चारों जो आयोजक हैं पंकज पोद्दार जी, कि तुमको अहले नज़र से हर एक इंसान देखे, तुमको अहले नज़र से हर एक इंसान देखे, तुम्हारी कामयाबी को पूरा जहान देखे, तुम्हारी बुलंदियां छुए चांद तारों को धुआंधार, के शर्मा के घबरा के खुद आसमान देखे। देखो साहब, ये जो कविता लोग ये जितने भी अभी पढ़ रहे थे, मैंने इनसे कहा भी था कमरे में कि भाई तुम ये मत पढ़ना, तुम ये मत पढ़ना। इनने सब ने सब पढ़ दिया, जबकि बताया मैं नहीं था इनको, लेकिन इनने पढ़ दिया अपने नाम से। अब मैं गया काम से। होता ही ये है, मैं जब छाता बुलाता हूं तो मेरे साथ एक साजिश हो जाती है, छाता बुलाता हूं तो बारिश हो जाती है। लेकिन चूंकि नाम धुआंधार है, लोगों को बड़ी उम्मीद रहती है, और उम्मीद रहे भी क्यों नहीं, ऐसा अटपटा नाम कभी कोई रखता ही नहीं है। और हकीकत ये है, धुआंधार का मतलब जिसका कुछ आधार नहीं वो धुआंधार। मैं आपको ईमानदारी की बात बताऊं, ये सब बुद्धिजीवी कवि हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। आपने इनकी बुद्धिमत्ता को भी देखा, लेकिन मैं थोड़ा समझदार हूं, और बुद्धि में अगर समझदारी निकल जाए तो बुद्धि बेकार हो जाती है। प्लीज, बुद्धि में अगर समझदारी निकल जाए तो फिर बुद्धि बेकार हो जाती है। एक बार मेरी और इनकी परीक्षा ली गई, आप जैसे विद्वानों ने ली। एक मोम जो है ना रखी गई और बोला कि इसका शेप कुछ दो इसको। इधर से बैठे निर्मला जी ने उसको गोल कर दिया, आगे गए जो बैठे थे उनने उसमें पंख निकाल दिए, और आगे गए उनने उसमें गर्दन बना दी चिड़िया की, और आगे गए उनने आँख बना दी। वर्मा जी ने कंप्लीट चिड़िया बना दी, और उसमें अब कुछ गुंजाइश ही नहीं थी। अब वो मेरे पास आई और ये कहा गया कि इस फिगर को बिगाड़ो नहीं, कुछ बनाओ। अब बताओ क्या बना सकते हैं। लेकिन मैं चूंकि समझदार हूँ, मैंने समझदारी से काम लिया। अगर वो समझदारी आपको लगे कि वाकई धुआंधार ने समझदारी से काम लिया, तो उस समझदारी के नाम पर ताली बजाना। अभी क्या, अभी मैंने दिखाई कहाँ? आप मेरे ज्यादा समझदार हैं। मैंने साहब जब वो चिड़िया आई तो पेन निकाला, लिख दिया मेड बाई डॉक्टर रमेश शर्मा धुआंधार। देखिए, मैं कभी होने से पहले डॉक्टर था, डॉक्टरी करता था, लेकिन हुआ क्या कि जब भी कोई आए तो रोता आए। कभी कोई कहे यहाँ का दर्द ठीक करें तो कहीं और का दर्द हो जाए। तो मैंने कहा यार ये बड़ा बेकार। मैंने कहा मैं ऐसा काम करूंगा जिसमें खुद का भी दर्द नहीं रहे, औरों को भी मतलब कुछ दर्द नहीं, सब हंसते हुए आए। लेकिन उस वक्त जब मैं डॉक्टरी करता था तो एक बार मेरे पास एक लड़का आया, करीब 10-12 साल का, 12 साल का होगा। अब ये तो उसके माँ बाप को ज़्यादा मालूम होगा पक्का, लेकिन मेरे को अंदाज जितना है 12 साल का। तो उसने जब दिखाया तो मैंने कहा, जब दवाई लिखी तो मैंने कहा बेटा नाम क्या है? बोले राम कुमार वर्मा। मैंने कहा बेटा नाम क्या है? अरे बोले नहीं सर भूल गए, राम कुमार दर्जी। अरे मैंने कहा यार तू अभी वर्मा कह रहा था, अब दर्जी बोल रहा है। बोले साहब पहले मैं वर्मा ही था, उसके बाद शर्मा हुआ, उसके बाद लोहार हुआ, आज दर्जी, आगे मम्मी की मर्जी। तो ऐसी ऐसी छोटी छोटी घटनाएं हो जाती हैं। मैं साहब आया, फोन से बात हुई पोद्दार जी से, पंकज जी से और चंद्र प्रकाश जी से। बोले डॉक्टर साहब आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैंने कहा साहब मेरे शहर में तो मुंह से ही बोला जाता है। अरे नहीं, मेरा मतलब है आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैंने कहा साहब मैं आ गया हूँ आपकी पृथ्वी पर। बोले आ जाइए, ऐसे ऐसे करके आ जाइए। मैंने कहा ठीक है। मैं आ गया। मैंने कहा साहब मैं इतनी लंबी यात्रा ट्रेन की भी थी, फिर फ्लाइट की भी थी, भूख लगी है,
तो पहले कुछ खाने का इंतजाम हो जाए। बोले साहब 15-20 मिनट और रुक लो तो आपको एक बहुत अच्छी सब्जी खिलवाएंगे जो यहाँ की स्पेशल है। मैंने कहा ठीक है भैया, 15-20 मिनट की और बात है। मैंने सभी से कहा 15-20 मिनट रुक लो। 15-20 मिनट बाद खाने पे ले गए साहब, ये खाना खाया। मैंने कहा सर वो तो सब ठीक है, लेकिन वो अच्छी जो आप स्पेशल सब्जी बता रहे थे वो कौन सी है? बोले ये जो आप खा रहे हैं ना ये। मैंने कहा ये क्या है? बोले कद्दू और अंगूर। मैंने कहा कद्दू और अंगूर, ये तो मैंने आज तक सुना नहीं था। और मैंने कहा साहब वो तो खैर ठीक है, लेकिन इसमें कद्दू तो दिख रहा, अंगूर तो दिख ही नहीं रहा। बोले मिलाए तो बराबर की मात्रा में। मैंने की कैसे? बोले एक कद्दू एक अंगूर। मैंने कहा यार ये तो बहुत ही होशियार आदमी निकले। खैर मेरा पेट नहीं भरा, ये सभी लोग ऐसे थे थके। मैं एक होटल, चलो मैंने की कोई बात नहीं, होटल पे चले। एक होटल पे गए, जब देखा मैंने पूछा तो एक होटल पे बोर्ड लगा था, यहाँ आप कितना भी खाओ आपका बिल आपका नाती देगा। अरे मैंने की तो ये सबसे बढ़िया होटल है भाई, अपन खाएंगे अपना नाती देगा, लड़के की शादी होगी वो नाती निबटता रहेगा, अपने को क्या करना है। खाया साहब, जो नहीं खाना था वो भी खाया, इस चक्कर में, फ्री के चक्कर में खाया। जब चलने लगे तो बोला ए तुक्की वाले। मैंने क्यों? बोले बिल। हमने कहा आपने तो कहा था कि आपका बाबा बिल, नाती बिल देगा। बोले ये आपका नहीं है, आपके बाबा का बिल है। नहीं, ताली नहीं भी बजाओ कोई खास बात नहीं, उसका कारण यह है कि जो नहीं बजाएगा उसको अगले जन्म घर घर जाके बजाना पड़ेगी। ऐसा इंतजाम इसी जन्म में निपटा लो तो अच्छा है। और भाई साहब खड़े मत रहो, ज्यादा खड़े होने से आपको मालूम है क्या समस्या आ जाती, पांव भारी हो जाते हैं। और आदमी के पांव भारी होना कोई अच्छी बात नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूं शांति से बैठ जाओ। अच्छा साहब क्या हुआ, हकीकत की बात है, जब मैं फ्लाइट से नीचे उतरा तो मेरे को नहीं मालूम था कि कहाँ जाना है। तो मैंने चला पूछने किसी से, मैंने कि क्यों भाई ये जो होटल बताई ऋतुराज, क्या ये रास्ता वही गई है? बोले हो। मैं और आगे आया, एक तिराया मिला। मैंने कहा फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो एक ने ठेले वाला था, बोला साहब शायद ये वाली रास्ता गई। मैंने कि नहीं फिर भी पूछ ले। मैंने कि क्यों भैया? दूसरे सज्जन से पूछी, क्या ये रास्ता ऋतुराज होटल को गई? बोले हो। फिर आगे गया तो फिर ऐसा लगा कि शायद इसी रोड पे है। तो मैंने उस रोड का इशारा करके, एक अच्छे पढ़े लिखे, अच्छा कपड़े पहने थे, पढ़े लिखे दिख रहे थे। मैंने कहा क्यों भाई साहब ये ऋतुराज को होटल को रास्ता यही गई? बोले जी हाँ। मैंने कहा साहब ये बात तो ठीक है, आपने जी हाँ कहा, लेकिन अभी मेरे को 2-3 लोग मिले, उनने हो कही और आपने जी हाँ कहा, ऐसा क्या बात? बोले असल में शर्मा जी, जो भी आपका नाम है, बोले असल में क्या है, यहाँ पढ़े लिखे लोग जी हाँ बोलते हैं और अनपढ़ लोग हो बोलते हैं। तो मैंने कहा इसका मतलब आप पढ़े लिखे हैं? बोले हो। मैंने कहा यार गजब हो गया यार, यहाँ का आदमी तो बहुत ही मजेदार है। अच्छा मैं आ रहा था, रास्ते में एक सरदार जी मिले। सरदार जी मिले और 2 शराबी जो है ना लड़ रहे थे। वो ट्रेन से उतरे, सरदार जी और मैं भी उतरा था उसी समय फ्लाइट से, तो रास्ते में मिल गए। 2 शराबी आपस में लड़ रहे थे। तो वो कह रहे थे ये चांद है ना, एक शराबी, दूसरा बोला ये सूरज है ना। दोनों इस तरह से लड़ रहे थे। तो दोनों ने कहा चलो अपन जो है ना इस सरदार जी से पूछ लेते हैं। अब देखिए आपको एक बात बताएं कि अमूमन सरदार जो है ना हम सब आपसे ज्यादा अक्लमंद आदमी होता है, ये बात बिल्कुल ध्रुव सत्य है। मैं बताऊं उसका जवाब जो उन्होंने दिया उससे आप मान जाएंगे कि वो हम और आपसे ज्यादा अक्लमंद है। कोई सरदार तो नहीं है यहाँ, है क्या? नहीं है शायद। तो क्या हुआ, वो उसने पूछा क्यों यार ये साहब सूरज है? बोले ये साहब चांद है। तो सरदार जी से बोला आप बताओ साहब तो मैं मान लूंगा। सरदार जी बोले मैं अभी नया नया शहर में आया हूं, मेरे को क्या मालूम क्या है। और हकीकत बात तो ये है साहब कि श्रोता भी नहीं सुनना चाहते कप्तान। श्रोता भी मजा चाहते हैं वैसा कुछ देखने का, कुछ सुनने का। देखने का भी मिल रहा, सुनने का भी मिल रहा आपको। कप्तान भी क्या लिखे कभी जब सुनने ही नहीं चाहते। अब क्या लिखे कवि और क्या पढ़े श्रोता, अब क्या कहे कवि और क्या सुने श्रोता। जो लिख दिया होता लिखना ही नहीं होता। अब क्या कहे कवि और क्या सुने श्रोता। शब्दों को जोड़कर कुछ लिख दिया हमने, शब्दों को जोड़कर कुछ लिख दिया हमने, अर्थों को छोड़कर कुछ सुन लिया तुमने। न हम मूलता कवि, न तू ही जन्मजात श्रोता। अब क्या लिखे कवि और क्या पढ़े श्रोता। इधर उधर की समेट कर कुछ लिख दिया हमने, जबरन की लपेट कर कुछ सुन लिया तुमने। इधर उधर की समेट कर कुछ लिख दिया हमने, जबरन की लपेट कर कुछ सुन लिया तुमने। न हम संस्कारित कवि, न तू ही सभ्य श्रोता।
अब क्या लिखे कवि और क्या पढ़े श्रोता। व्याकरण कविता का धो रखा है हमने, आचरण श्रोता का खो रखा है तुमने। व्याकरण कविता का धो रखा है हमने, आचरण श्रोता का खो रखा है तुमने। न हम विद्वत कवि, न तू ही सभ्य श्रोता। अब क्या लिखे कवि और क्या पढ़े श्रोता। न हम लिखते ज्ञान से, न तुम सुनते ध्यान से। न हम लिखते ज्ञान से, न तुम सुनते ध्यान से। कुछ हम भी हैं नादान से, कुछ तुम भी हो अनजान से। कुछ हम भी हैं नादान से, कुछ तुम भी हो अनजान से। न हम धुआंधार कवि, न तू ही धुरंधर श्रोता। अब क्या लिखे कवि और क्या पढ़े श्रोता। अब क्या लिखे कवि और क्या पढ़े श्रोता। हकीकत बात यही हो गई है। होता क्या है, कविता कोई सुनना नहीं चाहता। मैं वैसे ईमानदारी की बात बताऊं कि आपके सामने मैं अपनी सच्चाई बता रहा हूं। इतना विद्वान कवि हूं मैं कि मेरी विद्वता सहन नहीं हुई। जा रहे हैं, जाइए। नहीं, आप लाए थे तो आप ही तो ले जाएंगे माइक के पास। अच्छा, अब आ रही। ठीक, मैं क्या कह रहा था आप तो बताओ मेरे को। मैं बातों में कविता करता हूँ, बातें करने लगता हूँ, इसलिए भूल जाता हूँ। क्या कह रहा था मैं? ईमानदारी की बात बता रहा था कि मैं बहुत विद्वान कवि हूं। और अब आजकल आप देख रहे हैं कि एक जमाना हुआ करता था, महावीर प्रसाद द्विवेदी, निराला जी, सुमित्रा नंदन पंत, ये सब दिवंगत हो गए। और दुर्भाग्य से आजकल मेरी भी तबीयत खराब रहती है। ये ईमानदारी की बात बता रहा हूं कि उतने विद्वान कवि नहीं रहे। और मैं विद्वता की कविताएं लिखता हूं, ये बात अलग। क्या अब ठीक है? अरे सर, एक बड़ी गंभीर बात है, मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे। एक कोई मीरा जी जो है ना शांत हो गई है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग 1 मिनट खड़े होकर उन्हें मौन श्रद्धांजलि दे दें। कृपया 1 मिनट खड़े हो जाएं। 1 मिनट खड़े हो जाएं कृपया। मैं बताऊंगा, उनका परिचय दे दूंगा। 1 मिनट के लिए खड़े हो जाएं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बैठ जाइए। मैं आपको बता दूं ये मीरा जी कौन थी। ये वही मीरा जी थी जिन्होंने लिखा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मुझे आज पता लगा, मैंने आज श्रद्धांजलि दे दी। और आपको उठने से एक लाभ ये हुआ कि ये पता लग गया कोई किसी की जेब में तो हाथ नहीं डाले। और अच्छे ढंग से बैठ गए आप, कोई ऐसी खास बात नहीं है। हाँ, महान आत्मा थी तो श्रद्धांजलि तो देना ही थी। मैं ये कहना चाह रहा था कि कभी जो है ना, उस बात पे आप पहुंच नहीं पाते और कभी उस बात पे पहुंच जाता है। बस हम में आप में सिर्फ इतना फर्क है। एक को और नहीं बर्दाश्त हुई हमारी विद्वता। 2 लोग हमारे खिलाफ हो गए, 3 हो गए। कोई बात नहीं, जिनका लिखा ही है उठना, वो तो उठेंगे ही, उनको कौन रोक सकता है। जिनकी जन्म पत्री में समय आ गया गुजरने का तो गुजरेंगे ही। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। मैं ये कह रहा था कि वहां आपकी बात नहीं पहुंचती है और हम लोगों की बात में पहुंच जाती है। अब देखिए, एक बार आपको ध्यान हो कि अपने अटल बिहारी वाजपेयी जी एक ऐसे अपनी वाक चतुरता और अपनी कविता और उसकी दम पे भारत के प्रधानमंत्री बने। देखिए, एक बार उन्होंने अपनी विद्वता का नमूना दिया। आप भी मानेंगे कि वाकई विद्वान आदमी थे, तभी वो प्रधानमंत्री तक पहुंचे। और उसके बाद दूसरा नंबर मेरा। ये अलग बात है कि मैं नहीं पहुंचूंगा वहां तक। एक बार क्या हुआ कि अमेरिका का राष्ट्रपति, उस समय शायद बिल क्लिंटन थे या कोई थे, अमेरिका का राष्ट्रपति और परवेज मुशर्रफ और अटल जी, तीनों जो है ना अमेरिका की कॉन्फ्रेंस मीटिंग तीनों राष्ट्रपतियों की हो रही थी, अपने प्रधानमंत्री थे। तो चाय वगैरह आई, उनने चाय पी। तो अमेरिका के राष्ट्रपति, देखिए समझिए बात कहाँ पकड़ता है कभी। अमेरिका के राष्ट्रपति ने वो जैसे ही कप चाय पूरी पी और उस कप को औंधा रख दिया, एकदम उल्टा रख दिया। अब जो है ना मुशर्रफ साहब ने क्या किया, चाय पी पूरी खत्म की और सीधा का सीधा जैसा का तैसा ही रख दिया। अब देखिए अटल जी की अकलबंदी, इसलिए वो प्रधानमंत्री तक पहुंचे। अटल जी ने उसको आड़ा रख दिया, ना औंधा ना सीधा।
अब वहाँ सब लोग आपस में चक्कर में, तो उन्होंने कहा सर एक बात बताओ, वहाँ एक कॉन्फ्रेंस वाले आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले, तो उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति से पूछा कि सर एक बात बताइए, आपने जो है ना इसको औंधा क्यों रखा? बोले भाई मुझे कोई ज़रूरत नहीं इसलिए मैंने औंधा रख दिया। और उन्होंने कहा मुशर्रफ साहब, बोले मैं तो भिखमंगा हूँ, मुझे तो ज़रूरत है और दे दो, तो सीधा रखा। अटल जी से बोले, अब अटल जी बहुत विद्वान आदमी, बोले देखो भाई तुम्हारे पास बची हो तो सीधा कर लेता हूँ, नहीं तो औंधा कर देता हूँ। मैं ये सब बातें इसलिए कह रहा हूँ कि जितनी इन्होंने जो है ना इन्होंने सुनाई थी सबने कविता, उतनी मैं सुना दूंगा। इनकी कविताओं में भी क्या था कि मंदिर एक पंडे ज्यादा, मंदिर एक पंडे ज्यादा, गोबर कम कंडे ज्यादा, वो कविता कम हथकंडे ज्यादा। तो वो हथकंडे मैं भी बता रहा हूँ, नहीं तो आपको ये कैसे लगेगा कि यार ये संचालक आया था ये तो 5 मिनट में ही चला गया। ऐसे जिन्होंने इन्होंने भूमिका बनाई वैसे मैं बना के अपनी लाइन पे आ जाऊंगा और इनसे बेहतर कविता सुनाऊंगा। और ये जब तक कहता रहूंगा जब तक आप बैठे रहेंगे, इस उम्मीद में कि बेहतर कविता होगी। और ये बात सही है कि बेहतर क्या होगी, अब इतनी बेहतर हो गई है कि अब उससे ज्यादा बेहतर क्या होगी। गोविंद राठी ने बहुत अच्छा सुनाया, इसमें कोई शक नहीं। वर्मा जी ने बहुत अच्छा सुनाया, ये खानदानी कवि हैं, इनने बहुत अच्छा सुनाया। नम्रता जी ने बहुत अच्छा सुनाया। निर्मला जी ने भी अपनी एज के हिसाब से, अपने गेटअप के हिसाब से अच्छा सुनाया। हाँ, जिसका जैसा था बहुत अच्छा, और आप सब लोगों ने बहुत अच्छा सुना। एक बार क्या कविता कभी कभी ऐसे बैठे ठल कभी बन जाती है। एक बार मैं ईमानदारी की बात बता रहा हूँ कैसे कविता बनी। ये 4-6 पंक्तियों की कविता है, पहले ये सुन लीजिए, फिर मैं आपको अच्छी कविता सुनाऊंगा। हर कविता के बाद यही बात कहूंगा कि मैं अच्छी कविता सुनाऊंगा। एक बार हमारा ट्रांसपोर्ट का ही व्यवसाय रहा। एक बार हम ट्रांसपोर्ट पर बैठे चर्चा कर रहे थे, समीप ही हमारे कुछ गधे चल रहे थे। तभी एक ड्राइवर ने आके हमसे फरमाया, लगता है शर्मा जी आपको गधों से बहुत प्यार है जो अक्सर आपके पास मंडराते हैं। हमने कहा श्रीमान आप ठीक फरमाते हैं, ये तो लोकल है, हमारे पास बाहर से भी आते हैं। ये व्यंग है, छोटी छोटी बातों से इकट्ठे हो जाते हैं। अब एक बार निर्मला जी गई ब्यूटी पार्लर पर, बोली मुझे कैसे भी खूबसूरत बना दीजिए। नहीं आपको क्या बदसूरत लग रही है, मैं अपनी बात कह रहा हूँ। वो गई कि कैसे भी मुझे खूबसूरत बना दीजिए, इसके लिए जो भी समझ में आए खर्चा करवा दीजिए। डॉक्टर बोला इसके लिए आपको प्लास्टिक सर्जरी कराना पड़ेगी और इसके लिए कम से कम 5 लाख रुपए खर्चा करना पड़ेंगे। तो बोले 5 लाख रुपए तो ज़्यादा है, कुछ सस्ता उपाय बताइए। डॉक्टर बोला फिर घूंघट मुंह पे चढ़ाइए। हाँ, इससे बढ़िया और क्या इलाज है, घूंघट लगा लो, सब सुंदर दिखता है। मैं जैसे अभी कहीं से अन्ना की फरमाइश आई थी शायद कहीं से कि अन्ना के ऊपर कविता पढ़ी जाए। अन्ना के ऊपर कविता क्या, अन्ना की जो आज धारणाएं चल रही हैं उसके आधार पर मैंने ये कविता लिखी है। ये गज़ल नुमा कविता है। गज़ल में उर्दू में लिखता नहीं हूँ, उर्दू मेरे को आती नहीं इसलिए लिखता नहीं हूँ, उसमें कोई खास बात नहीं है। लेकिन उस कविता का उर्दू नुमा कविता है, लेकिन वो व्यंग कविता लगेगी आपको और ऐसा लगेगा कि नहीं यार बहुत अच्छी चीज़ लिखी। डुप्लीकेट तो ओरिजिनल से और भी ज़्यादा अच्छी होती है। देखिए मैं आपको बताऊं, मैंने कुछ बिल्कुल, मेरी एक आदत है कि मैं वो शब्दों का इस्तेमाल करता हूं, अच्छे भले शब्द भी हों तो मैं उनको उल्टा सीधा करके पेश करता हूं, क्योंकि लोग जो है ना मेरे से बहुत ज़्यादा अच्छे की उम्मीद न करें। मैंने अपनी कविता लिखने में ईमानदारी से कह रहा हूँ कभी दिमाग नहीं लगाया, तो आपको सुनने में समझने में दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। मैं ऐसी कविता के शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ कि अपने मुल्क में 2-4 नहीं चारों तरफ रट्टे ही रट्टे हैं। अपने रट्टे माने फसाद। अपने मुल्क में 2-4 नहीं चारों तरफ रट्टे ही रट्टे हैं। भ्रष्ट दबंगों का शासन है, सरकारी भूमि पर चोर लुटेरे नेताओं के पट्टे हैं। अपने मुल्क में 2-4 नहीं चारों तरफ रट्टे ही रट्टे हैं। और कितनी बार चुनकर बदलोगे इन निकम्मे नेताओं को तुम, कितनी बार बदलोगे चुनकर इन निकम्मे नेताओं को तुम। चोर चोर मोसेरे भाई एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। अपने मुल्क में 2-4 नहीं चारों तरफ रट्टे ही रट्टे हैं। असहाय बेबस कहने को सरदार अपना पीएम। आपको लगे कि बात कुछ अच्छी कही तो तालियां देना। असहाय बेबस कहने को सरदार अपना पीएम, क्या करे कैसे करे सरकते फिसलते मैडम के दुपट्टे हैं। अपने मुल्क में 2-4 नहीं चारों तरफ रट्टे ही रट्टे हैं। अब चंदन सागौन शीशम पचा गए जो, उनकी इंक्वायरी नहीं होती। जंगल के जंगल साफ कर दिए लोगों ने मिलकर, एक मध्य प्रदेश के आईजी साहब थे, पूरा जंगल साफ करवा दिया। चंदन सागौन शीशम पचा गए जो, उनकी इंक्वायरी नहीं होती। पकड़ लेते बनकर्मी उनको जिनके घर जलाऊ लकड़ी के गट्ठे हैं।
अपने मुल्क में दो चार नहीं, चारों तरफ रट्टे ही रट्टे हैं। फिर भी इसका अंतिम शेर है कि फिर भी हम दोष क्यों दें इस चुनी हुई सरकार को, फिर भी हम दोष। अब कौन को मारा? राजकुमार। अच्छा, ये आए कुछ लोगों के लिए कि उनको दोबारा पढ़वा देंगे, कोई खास बात नहीं, मेरे को भी तो पैसे वसूल करना पूरे। मैं कह रहा था फिर भी हम दोष क्यों दें इस चुनी हुई सरकार को, फिर भी हम दोष क्यों दें इस चुनी हुई सरकार को, हम सब भी तो वोट देते हैं, हम सब भी तो उल्लू के पट्टे हैं, अपने मुल्क में दो चार नहीं, चारों तरफ रट्टे ही रट्टे हैं। देखिए साहब, मैं मुक्तक का कवि माना जाता हूँ, मैंने करीब करीब 2000 मुक्तक लिखे हैं, सभी संदर्भ में लिखे हैं, लेकिन कुछ चुनिंदा मुक्तक जो है ना आपको सुना देता हूँ, उसके बाद एक कविता सुना दूंगा। टाइम उतना ही लूंगा, नहीं तो ये कल से मेरे को कहेंगे तुमने क्या किया। मैं 2-4 मुक्तक ऐसे सुनाता हूँ जो आपको लगेगा कि वाकई ये कवि विद्वान था, नहीं भले लेकिन समझदार बहुत था। एक बेरोजगारी पे सब बेहतर अगर मुक्तक कोई पढ़ा हो, सुना हो आज तक, तो मेरा दावा इससे बेहतर कोई मुक्तक लिख नहीं सकता, इसलिए कि वो मैंने ही लिखा है। देखिए सुनिए, बहुत अच्छा मुक्तक है। भ्रमित दिशाएं, बेहोश वतन, बताओ इन युवा श्वासों का क्या करें हम। भ्रमित दिशाएं, बेहोश वतन, बताओ इन युवा सांसों का क्या करें हम। अनदेखे जख्म होती चुभन, बताओ इन छुपी भाषों का क्या करें हम। अनदेखे जख्म होती चुभन, बताओ इन छुपी भाषों का क्या करें हम। चलो मुर्दों को तो फूंक दें शमशान में जाकर, मगर जो घूम रहे बेरोजगार सर पे बांधे कफन, बताओ इन जिंदा लाशों का क्या करें, बताओ इन जिंदा लाशों का क्या करें हम। इतना अच्छा मुक्तक था, उतनी ताली नहीं बजी। सिफारिश से काम चल रहा है। व्यर्थ लेखन की मैं जोर आजमाइश नहीं करता, व्यर्थ लेखन की मैं जोर आजमाइश नहीं करता, सिफारिश से मान पाने की ख्वाहिश नहीं करता। यथा व्यथा तथा कथा लिखता हूँ धुआंधार, शब्दों को अलंकृत कर मैं वाक्यों की नुमाइश नहीं करता। देखिए एक और अच्छा मुक्तक, आपको लगे कि बाकी कुछ अच्छा लिखा है आपके शहर के लिए। मैंने देखा एक बगल में जब मैं घूम रहा था, तो यहाँ मेरे ख्याल से कौमी एकता का अच्छा माहौल है, ऐसा मैंने देखा है। तो 4 पंक्तियाँ आपके शहर के लिए कि आपके शहर की भी क्या अजूबी शान है, आपके शहर की भी क्या अजूबी शान है। मजहबी जिस्म भले अलग हों पर सबकी एक ही जान है, मजहबी जिस्म भले अलग हों पर सबकी एक ही जान है। तुम्हारा नजरिया भले कहे इसे गुवाहाटी, तुम्हारा नजरिया भले कहे इसे गुवाहाटी, हम हमारा नजरिया कहता है ये पूरा हिंदुस्तान है, हम हमारा नजरिया कहता है ये पूरा हिंदुस्तान है। और साहब कविता तो इतनी कठिन चीज है, कविता कौन लिख सकता है। कविता लिखना बहुत बड़ी बात है, कविता लिखना एक ऐसा कठिन जतन है जैसे हजारों में एक IAS का चयन है। ये सब लोग कभी वभी नहीं है, ये बन गए, लफ्फेबाजी चल रही इनकी। कविता तो मैं पढ़ रहा हूँ ईमानदारी से। हाँ बताता हूँ आपको कविता क्या चीज होती है। देखिए मैं बताता हूँ कविता क्या है। मैं एक बहुत अच्छा मुक्तक है, आपको लगेगा कि कविता पढ़ रहे हैं। वैसे कविता में एक जो आज पैटर्न चला है, मैं मात्राओं पे ध्यान नहीं देता, भाव को तो भाव देता हूँ कि मात्राएं तुम जोड़ो, मैं तो मुक्त छंद लिखता हूँ। बहुत अच्छी बात। एक लेडीज बैठा दो, 2 बगल में आदमी, वैसी परेशानी। देखिए साहब, मात्राएं तुम जोड़ो मैं तो मुक्त छंद लिखता हूँ, मात्राएं तुम जोड़ो मैं तो मुक्त छंद लिखता हूँ। समय के साथ हृदय की पीड़ा भावों के द्वंद लिखता हूँ, और बेशक निकालो गलती 1000 मेरी, मैं तो धुआंधार अंधाधुंध लिखता हूँ। एक और अच्छा मुक्तक, फिर एक बहुत अच्छी कविता सुनाएंगे। ये बात हम फिर भी कह रहे हैं कि गमों के मौसम में खुशी की बहार हूं मैं, गमों के मौसम में खुशी की बहार हूं मैं, यारों का यार दुश्मनों का प्यार हूं मैं, और किसी का होता होगा शुरू और अंत, मेरा और न छोड़ धुआंधार हूं मैं। गम को खुशी बना दो तो कोई बात बने, गम को खुशी बना दो तो कोई बात बने, तम को उजाला दिखा दो तो कोई बात बने, बातें बहुत करते हो जन्नत की तुम, इस जमी को जन्नत बना दो तो कोई बात बने, इस जमी को जन्नत बना दो तो कोई बात बने, इस जमी को जन्नत बना दो तो कोई बात बने। और हकीकत बात तो ये है साहब कि आप मारवाड़ियों को मैं हृदय से इसलिए प्रणाम करता हूँ कि आप लोगों ने पैसा भी खूब कमाया है
बहुत दो ही आदमी मेरी दिमाग में जो है ना दुनिया में अक्लमंद लगे मेरे को, एक मारवाड़ी, दूसरा सिंधी। मैं सिंधी का किस्सा बता देता हूँ पहले, फिर मारवाड़ी का बता दूंगा। सिंधी का क्या हुआ, एक बार एक सिंधी एक दर्जी की दुकान पे गया। दर्जी की दुकान पे गया तो उसने कहा कि साहब मेरे को पैंट सिलाना कितने पैसे? बोले 200 रुपये। और कि हाफ पैंट सिलाना तो? बोले 60 रुपये। तो बोले हाफ पैंट सिल दो। अब देखिए सिंधी की करामात। तो उसने पैंट और हाफ पैंट में कुछ अंतर नहीं होता, वैसे ही नाप लिया जाता। तो उन्होंने नाप दिया। जब उसने कमर वमर सब नाप लिया, बोले लंबाई, बोले नीचे तक। ये सिंधी की कलाकारी। हाँ, सिंधी कब जो है ना हिंदुस्तान बेच दे पता नहीं लगे, और मारवाड़ी कब खरीद ले पता नहीं चले। हाँ, मारवाड़ी खरीद सकता है, सिंधी बेच सकता है। आप लोगों के पैसे का बहुत, आपने जो ये काम किया है इससे इतने कवियों के परिवार पलेंगे, आपको दुआ मिलेगी। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि पैसा इस जीवन में कहीं साथ नहीं जाता। ये एक आध्यात्म के दो मुक्तक है, आप इन्हें सुन लीजिए, लगे तो आप इनको नोट कर लीजिए। जो पैसा नहीं खर्च करे उसको सुना देना कि इंसान जन्मता है चंद श्वासों के साथ, इंसान जन्मता है चंद श्वासों के साथ, जहां से जाता है टूटी आसों के साथ। इंसान जन्मता है चंद श्वासों के साथ, जहां से जाता है टूटी आसों के साथ। जाना आना तय है ये जानता है धुआंधार, फिर क्यों जीता है जिंदगी झूठे तमाशों के साथ, फिर क्यों जीता है जिंदगी झूठे तमाशों के साथ। और इसी गोत्र का एक और मुक्तक, फिर उसके बाद एक अच्छी कविता सुना दूंगा कि कहाँ जाएगा बुराइयां लेकर, कहाँ जाएगा बुराइयां लेकर, चला जा कुछ अच्छाइयां देकर। कहाँ जाएगा बुराइयां लेकर, चला जा कुछ अच्छाइयां देकर। तेरा सब यहीं छूटेगा धुआंधार, कौन गया अपनी परछाइयां लेकर, कौन गया अपनी परछाइयां लेकर, कौन गया अपनी परछाइयां लेकर। अब जैसे हम संस्कार डालते हैं, वैसे हमारे बच्चे संस्कार सीखते हैं। मैंने एक छोटी सी बात से कविता बनाई, और वो आपको कुछ संदेश दे। कविता का मतलब ही ये होता है कि कुछ संदेश देना चाहिए, तो ही कवि की कविता करने का अर्थ है, नहीं तो कोई बात नहीं। शब्द रूपी सद विचारों का एक संयोजन है कविता, शब्द रूपी सद विचारों का एक संयोजन है कविता, संवेदित सद्भावों का एक नियोजन है कविता। कोरी हंसी ठिठोली नहीं कविता धुआंधार, समाज को दिशा देने का एक प्रयोजन है कविता। हम लोग आपसे इसलिए आप ऊपर बैठाते हैं, कुछ सोचते हैं कि कुछ ऐसी बात कही जाए जो हम ले जा सकें। तो ये कविता हमने उस संस्कार को लेते हुए उस छोटी सी बात, ये रात को समाज, ये रात को जो है ना ये मोबाइल जुगाड़ के या उधार के ही आते हैं, लफड़े के हैं। चलिए एक छोटी सी बात को लेकर संस्कार की कविता सुनाता हूँ, फिर उसके बाद आप जिसकी पर्चियाँ आई उसको आपको पढ़वा दूंगा, जब तक आप चाहेंगे पढ़ेंगे। मेरे को क्या, हमने सुना हॉल का एक्स्ट्रा चार्ज लगता है, अगर हॉल का देंगे तो कवियों को भी देना पड़ेगा। नहीं, ये तय थी हमारी पहले आते ही। देखिए मैंने एक छोटी से संस्कार से लेके कविता लिखी है, आपको समझ में आए, एक एक लाइन पर आपको लगेगी कहीं कविता की है। एक लड़का राह चलते वक्त नैन मटकाया करता था, एक लड़का राह चलते वक्त नैन मटकाया करता था। राम जाने उसे ऐसा करने में क्या मजा आया करता था। हमने सोचा उसकी शिकायत उसके बाप से कर दें, इस बहाने हम उसके बाप से मिल लें। हमने सोचा उसकी शिकायत उसके बाप से कर दें, इस बहाने उसके बाप से मिल लें। हम बाप से मिलने गए, मिलते ही चकरा गए। हम बाप से मिलने गए, मिलते ही चकरा गए। बाप तो और गजब करिश्मा कर रहा था, एक साथ कई हीरोइनों की फोटोओं की परिक्रमा कर रहा था, एक साथ कई हीरोइनों की फोटोओं की परिक्रमा कर रहा था। हम ये देखकर बड़े शर्मिंदा थे, और किस्मत से लड़के के दादाजी जिंदा थे। कविता यहाँ से समझ में आएगी संस्कार कहाँ चलते हैं। हम ये देखकर बड़े शर्मिंदा थे, और किस्मत से लड़के की दादाजी जिंदा थे। हमने सोचा इन दोनों की शिकायत दादाजी से कराएं, इस बहाने दादाजी से मिलाएं। हम दादाजी से मिलने गए, मिलते ही घस खा गए। दादाजी बड़ा अजब गजब किए बैठे थे, 70 साल की बुढ़िया को गोद लिए बैठे थे। दादाजी बड़ा अजब गजब किए बैठे थे, 70 साल की बुढ़िया को गोद लिए बैठे थे। हमने आकर ये किस्सा पोद्दार जी को बताया, पोद्दार जी ने हमें यूँ समझाया, धुआंधार जी बबूल में भी कभी गुलाब निकलते हैं, ये तो खानदानी संस्कार हैं, 2-4 पीढ़ी तक चलते हैं। ये तो खानदानी संस्कार हैं, 2-4 पीढ़ी तक चलते हैं। जितना मेरे को लिफाफा दिया गया था उतने का काम मैंने कर दिया। एक्स्ट्रा चार्ज लगाए, अगर आप चाहो तो ताली बजा के कहो एक्स्ट्रा चार्ज, तो हम और कवियों को सुनाएं। नहीं, मेरी सुबह की गाड़ी है, मैं चला जाऊंगा।